गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 23 इलीगल एग्रीमेंट्स। हमने पढ़ा था सेक्शन 10 में कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब बनेगा जबकि उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा, वैध उद्देश्य होगा। यानी कि सेक्शन 23 में बताए गए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, तभी उद्देश्य वैध माना जाएगा। तो सेक्शन 23 में जो 6 बातें बताई गई हैं जिनमें कि एग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाता है, कोई करार अवैध माना जाता है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यदि यह विधि द्वारा निषिद्ध है। यानी लॉ ने अगर कोई चीज हमें मना कर रखी है, प्रोहिबिटेड कर रखी है और हम वही एक्ट करते हैं तो दिस इज अनलॉफुल, दिस इज इलीगल। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जिसको करने से लॉ ने ही मना किया है। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए बी को 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस देता है अगर कि बी सी का मर्डर कर दे। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि ए बी को 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है अगर कि बी क्या काम करे, सी का मर्डर कर दे। काम करना है उसको, कौन सा, बी को मर्डर करना है और उसके बदले उसको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है 2 लाख रुपए। ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, क्योंकि सी को इंजरी पहुंचाना, उसका मर्डर करना, ये एक ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है, प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। तो आईपीसी ने इसे दंडनीय बनाया है। तो किसी विधि ने अगर किसी काम को करने से रोका है आपको और फिर भी आप वो काम करते हैं, फॉरबिडन बाय लॉ एक्ट करते हैं, तो ये कहलाएगा अनलॉफुल, इलीगल। इसमें कोटेश्वर विठल कामत वर्सेस रंगप्पा बालिका का केस सुप्रीम कोर्ट का, इसको डिस्कस करते हैं, जहां पर कि लिकर को बिना लाइसेंस के बेचा गया था। लिकर बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता था और लिकर को बिना लाइसेंस के अगर बेचा गया तो ये ऑफेंस था। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट लिकर को बेचना, ऑल्दो वो क्या है, गुड्स है, खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन वहां क्या था, लाइसेंस रिक्वायर्ड था। विदाउट लाइसेंस उसे बेचा गया तो ये किसमें आ गया, इलीगल एग्रीमेंट, ये कहलाया अवैध करार। इसी तरीके से नंदलाल वर्सेस थॉमस जे विलियम्स, इस मामले में ये कहा गया कि जिस व्यक्ति को एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग लाइसेंस दिया जा रहा था काम करने का, उस व्यक्ति से कहा गया कि लाइसेंस आपके नाम पे दिया जा रहा है, ओनली यू आर ऑथोराइज्ड टू डू दिस वर्क। आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में इस काम को नहीं कर सकते, आप इसे लीज पे किसी को नहीं दे सकते। ये कंडीशंस के साथ हम आपको लाइसेंस इश्यू कर रहे हैं। इन कंडीशंस के साथ लाइसेंस इश्यू करने के बावजूद भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति किसी और के साथ पार्टनरशिप डीड में इस काम को करना चाहता है। एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग इसे कहा गया था कि ये लाइसेंस हम आपको इसी कंडीशन पे दे रहे हैं कि पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते आप, आपको सोलो बिजनेस ही करना है यहाँ पे आपके नाम से। इस व्यक्ति ने जो पार्टनरशिप डीड बनाई, वो पार्टनरशिप डीड, वो साझेदारी की संविदा क्या कहलाई, अवैध, इलीगल, क्योंकि इट वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो कोई काम अगर विधि द्वारा क्या है, निषिद्ध है, फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, और फिर हम उस काम को कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कहलाएगा इलीगल एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा अवैध करार। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कहता है इफ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, यदि यह किसी अन्य विधि के प्रावधानों को निष्फल करने वाला है, बेकार करने वाला है। देखिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब स्टार्ट किया तो हमने जाना था पार्टीज आर फ्री टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। पक्षकार अपनी मर्जी से टर्म्स एंड कंडीशंस को तय कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज को डिटरमाइन नहीं करता, ये सिर्फ हमें प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन देता है। बाकी टर्म्स कंडीशंस क्या होनी है, किन शर्तों पे आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप अपनी मर्जी से शर्तें बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस कोई इस प्रकार की रखी हैं जो किसी अन्य कानून को और उसके प्रावधानों को बेकार कर रही हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे अगर कि हिंदू लॉ ये कहता है कि एडॉप्शन डीड में कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए, अगर दत्तक तिलक बनाया जा रहा है, किसी चाइल्ड को एडॉप्शन में दिया जा रहा है, तो उसके बदले में कंसीडरेशन दिया या लिया नहीं जा सकेगा, एडॉप्शन डीड प्रतिफल के साथ नहीं हो सकती। ये कौन मना कर रहा है, हिंदू लॉ मना कर रहा है। अब अगर कोई दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, अपने चाइल्ड को एडॉप्शन में दे रहे हैं और उसके बदले में वो कंसीडरेशन ले रहे हैं, प्रतिफल ले रहे हैं, अपने बेटे को देने के बदले में
प्रतिफल ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देने वाले और लेने वाले दोनों पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं वो उसके बदले अगर पैसा दे रहे हैं नेचुरल पेरेंट्स को, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेचुरल पेरेंट्स भी इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, तो उन्होंने कंसिडरेशन लेना एक्सेप्ट करके और अपने बेटे को देना स्वीकार किया अडॉप्शन में। तो यहाँ ये दोनों पार्टीज जो काम कर रही हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं अडॉप्शन डीड के अंतर्गत, तो ये क्या हो गया इसकी वजह से, इसकी वजह से हिंदू लॉ के प्रोविजंस तो क्या हो गए, बेकार हो गए। हिंदू लॉ जो बात कह रहा है वो बात तो आपने सुनी नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। लेकिन आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अदर लॉ के प्रोविजंस का भी ध्यान रखो, अदर लॉज का भी इंपॉर्टेंस है, केवल आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। टीपी, लिमिटेशन, पार्टनरशिप, हिंदू मुस्लिम लॉ, ये सब आपको सुनना पड़ेगा, राइट। तो अगर वहां कहीं किसी कानून में मना कर रखी है कोई बात और आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उस लॉ के प्रोविजंस को तो क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो, निरस्त कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो। ऐसा नहीं किया जा सकेगा। और अगर आपने ऐसा किया तो वो कहलाएगा अवैध करार, इलीगल एग्रीमेंट। हमने जो अभी बात डिस्कस की कि अडॉप्शन डीड में कंसीडरेशन लेना इलीगल एग्रीमेंट बनाएगा, ये केस है सीताराम वर्सेस हरिहर का, राइट। इसी तरह दूसरा केस आप देख रहे हैं राम सेवक वर्सेस रामचरण। राम सेवक वर्सेस रामचरण के मामले में एक पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी, साझेदारी की संविदा की गई थी। पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स ने ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखे कि हम कुछ एंट्रीज अकाउंट बुक्स में शो नहीं करेंगे, कुछ एंट्रीज को हम ओमिट कर देंगे, उसमें शो ही नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे अकाउंट बुक्स में, ताकि हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़े। इनकम टैक्स को इवेट करने के इरादे से, उसकी चोरी करने के इरादे से कुछ एंट्रीज को पार्टनरशिप डीड में हमने डिसाइड कर लिया कि हम अकाउंट बुक्स में शो ही नहीं करेंगे, ऐसा डीड में लिखा गया। ये पार्टनरशिप डीड क्या कहलाई, इलीगल कहलाई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो। और आपने इस तरीके का एग्रीमेंट में बात जो मेंशन की है, ये उन प्रोविजंस को क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है, लीगल प्रोविजंस को डिफीट करने वाला है। तो ये भी क्या कहलाएगा, इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। तो कोई भी ऐसी बात जो किसी अदर लॉ में मना कर रखी है और हम उस बात को करते हैं, तो इसका मतलब हम उस कानून को, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, यदि यह कपटपूर्ण है। मान लीजिए ए, बी और सी तीनों लोग ये डिसाइड करते हैं, ये तीनों एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं कि ये तीनों फ्रॉड के जरिए जो भी पैसा अर्न करेंगे, जो भी फायदा प्राप्त करेंगे किसी से फ्रॉड करके, उस पैसे को ये तीनों आपस में बांट लेंगे। ये क्या कहलाया, इलीगल एग्रीमेंट। किसी को धोखा देके, कपट करके हम जो पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन का जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, कौन सा एग्रीमेंट कहलाया, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे ही एक केस जो लिखा है मणिराम वर्सेस पुरुषोत्तम लाल का, इस केस में एक रेलवे कंपनी ने टेंडर इनवाइट किए थे। साथ ही इस रेलवे कंपनी ने ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि आप जो भी इस रेलवे कंपनी का एम्प्लॉय है, ये व्यक्ति इस टेंडर को फिल नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो इनसाइड मैनेजमेंट में होने के कारण कहीं ना कहीं से टर्म्स एंड कंडीशंस लीक हो सकती थी। तो उनका कहना ये था कि ये हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज के लिए प्रोहिबिटेड है कि आप टेंडर फिल करें, या आउटसाइडर्स के लिए है। अब इस कंपनी का जो एक एम्प्लॉय है, ये अपने फ्रेंड बी के साथ मिलके इस फॉर्म को फिल करने की योजना बनाता है। इन्होंने एग्रीमेंट आपस में ये किया कि फॉर्म जो फिल किया जाएगा वो तो बी के द्वारा किया जाएगा, जो कि उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्म फिल करने का काम वो उस रेलवे कंपनी का एम्प्लॉय ही कर रहा था। जब ये टेंडर पास हो जाएगा तो वो उस एम्प्लॉय को ही मिलना था। ये दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। इस तरह से ये क्या कर रहे थे, ये कंपनी को धोखा देने का काम कर रहे थे, रेलवे कंपनी के सामने धोखा देने का काम कर रहे हैं कि पिक्चर में सामने से कौन आ रहा है, बी आ रहा है, और एक्चुअली वही व्यक्ति जिसे कि मना किया गया है ये फॉर्म भरने से, वो व्यक्ति ये फॉर्म भर रहा है। तो ये एक तरीके से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया, कपटपूर्ण संव्यवहार हो गया, और इसीलिए ये इलीगल कहलाया। तो इलीगल एग्रीमेंट सेक्शन 23 थर्ड पॉइंट, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, अगर कि हमने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी गुडविल को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एग्रीमेंट होता है, तो वो इलीगल एग्रीमेंट होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर ए बी को कुछ अमाउंट देने का प्रॉमिस करता है, अगर कि वो सी को इंजरी पहुंचाए, उसका मर्डर कर दे या उसको कोई फिजिकल इंजरी पहुंचाता है,
तो इस तरीके का एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट होगा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसी तरह अगर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट भी इलीगल होगा। यहाँ जो आप केस देख रहे हैं, इसमें एक न्यूज़पेपर पब्लिशर ने न्यूज़पेपर छापने वाले व्यक्ति से ये प्रॉमिस किया कि जो भी आपको नुकसान होगा मैं उसे इंडेमनिफाई करूंगा। आप ऐसा कीजिए, ये मानहानिजनक कथन यानी एक लिबेल जो है वो पब्लिश कराना है, जो कि फॉल्स था। किसी व्यक्ति की डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट जो दिया गया वो फॉल्स स्टेटमेंट था, और ये फॉल्स स्टेटमेंट के लिए न्यूज़पेपर का प्रोप्राइटर जो है वो ये जिम्मेदारी लेता है कि जो भी नुकसान होगा इसे छापने वाले को, जो भी यहाँ पे बेयर करने पड़ेंगे लॉसेस, उन लॉसेस को यहाँ पर वो खुद बेयर करेगा। इस तरीके का उसने प्रॉमिस किया। अब चूंकि जो वहां पब्लिश हुई है बात वो फॉल्स स्टेटमेंट थी, डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जिसके खिलाफ मानहानिकारक कथन ये किया गया था उसने वाद दायर करके कंपनसेशन लेना चाहिए। तो अब इस कंपनसेशन के लिए यहाँ जो पहले एग्रीमेंट हुआ था इन दो लोगों के बीच में, जिसने जिस न्यूज़पेपर को छापा है और जो न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एग्रीमेंट था कि लॉस को कंपनसेट किया जाएगा, ये एग्रीमेंट कहलाया वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट था किसी व्यक्ति की गुडविल को नुकसान पहुंचाने वाला, तो ये अवैध करार माना गया। तो किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को या उस व्यक्ति को खुद नुकसान अगर पहुंचाने का एग्रीमेंट किया जा रहा है या उसकी गुडविल को नुकसान पहुंचाने का करार है, तो वो इलीगल तरीके के एग्रीमेंट्स को क्या माना जाएगा, इमोरल अनैतिक करार माना जाएगा और इसे शून्य माना जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इमोरलिटी की एक्टिविटीज में सहायक बनता है, किसी व्यक्ति को कोई प्लेस हायर करना है इमोरल एक्टिविटीज के लिए, तो जो व्यक्ति लैंडलॉर्ड उसे वो पर्पस जानते हुए, उद्देश्य जानते हुए इमोरल एक्टिविटीज के लिए अगर अपनी जगह किराए पर देता है, तो वो मकान मालिक भी क्या हो गया, उस दायरे में आ गया, क्योंकि ही इज अवेयर अबाउट द एक्टिविटीज, इमोरल एक्टिविटीज। तो वो एग्रीमेंट भी कौन सा हो गया, इलीगल एग्रीमेंट या इमोरल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ गया। तो अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आता है तो उस एग्रीमेंट को हम किस में मानेंगे, इमोरल एग्रीमेंट यानी अवैध करार मानेंगे।